जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लास्ट 15 डेज़ बचे हुए हैं। ये क्रूशियल टाइम है, हाई टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही होता है जहाँ पे अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है। चीज़ों को जितने ज़्यादा हो सके रिवाइज़ करना है, एफिशिएंटली रिवाइज़ करना है अपने को। इस चीज़ को लेकर के मैं फिज़िक्स के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। 100% हेल्प की मैं नहीं बात करता, बट आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको एक्चुअली कैसे फिज़िक्स में कैसे आपको लास्ट 15 डेज़ में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बात पे ध्यान देना, व्हाट टू डू फॉर फिजिक्स इन लास्ट 15 डेज। नीट 2022 के लिए वीडियो है ये, जो कि 17 जुलाई को आने वाले हैं। और आप लोगों को अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, मोटिवेशन मिलती थोड़ी सी। सबसे पहली बात जो मैंने लिखी हुई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। किसी भी हालत में आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अब आपने जो पढ़ा है अब तक बहुत पढ़ लिया है, जितना जिसने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ लिया है। अब नई चीज़ स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है। तो आपको नई चीज़ स्टार्ट नहीं करना। अब आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। तो उसके लिए कुछ तरीके 5-7 पॉइंट में मैं आपको कंक्लूड करने वाला हूँ। मैं ये ध्यान देना। सबसे पहले क्या, रिवाइज फॉर्मूला एंड देयर डेरिवेशंस। क्या फॉर्मूला रिवाइज करना है, उनके डेरिवेशंस। अब ध्यान देना, डेरिवेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं। फॉर्मूला तो रिवाइज करना नॉर्मल सी बात होती है। डेरिवेशन रिवाइज करने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ है, एक्चुअली कहाँ से आया है। और डेरिवेशन जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे ये एज्यूम क्यों किया था। हम छोटे मतलब डी एक्स अमाउंट ले रहे हैं, डी टी अमाउंट के डी टी टाइम के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। कॉस थीटा कहाँ आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो फॉर्मूला कहाँ से है वो अपने को पूरा पता चल जाता है। डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती है अपने को। ठीक है, तो क्या रिवाइज फॉर्मूला एंड डेरिवेशन जरूरी है। डेरिवेशन आपको जब एग्जाम में फॉर्मूला बनाने का टाइम आएगा ना, उस टाइम पे आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एग्जाम में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता। लेकिन हमें बेसिक्स जब पता होती है ना, तो हमें किसी न किसी स्टेप के बाद फॉर्मूला याद आ जाता है कि हाँ ये इसके में ये था, ये ऊपर था, ये नीचे था, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बनेगा। कई बार हम 2-3 क्वेश्चन में हर बार ऐसा करोगे, हर एक बच्चा ऐसा करता है कि फॉर्मूला वहाँ पे बना रहा होता है जिसको सारे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। उसके लिए बता रहा हूँ मैं ये। तो देखो, जितने भी डेरिवेशन आप रिवाइज करोगे उनमें से आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद नहीं करना। एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो ताकि आप वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और उसमें से नेट में आपके 50 क्वेश्चन ही आने वाला है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है क्या बात बोल रहा हूँ मैं ये। उसके बाद देखो, रिवाइज केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्या होता है, देखो क्या होता है ना, हम क्वेश्चन एक ही काइनेमेटिक्स है, उसमें एक बोट वाला हो गया, एक रेन वाला हो गया, फ्रिक्शन है। अब उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, अब कोई एक है कि पुली वाला क्वेश्चन हो गया, एक एक स्लैब के ऊपर स्लैब रखा हुआ है, एक पिरामिडल स्लैब है, मतलब स्लांट पे कैसे स्लाइड कर रहे हैं, उसमें क्या केस बनता है, पुली स्लैंट पे है क्या केस बन रहा है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस है ना। हर एक हर एक केस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो ताकि आपको पता हो कि इस केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। जी tan थीटा इक्वल टू जी tan थीटा कैसे आए वो पता होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा है क्या बोलो, कि हर केस के ऊपर एक क्वेश्चन कर लो अभी, समझे। इसमें फॉर्मूले को मॉडिफाई हमने कुछ नहीं किया हो, बेसिक हमने वही यूज़ किया हुआ है। बेसिक्स क्लियर तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पे हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऑप्शन में, आपको केस बना के दे देंगे और बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है ना, एक्चुअली वही आंसर ही होता है हमारा। सो आई होप आपको क्लियर हो रही है चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं ये। नाउ लेट्स गो टू दैट थिंग कि लर्न द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब देखो, कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ यार, और ध्यान देना, कई बार ना मैं के की वैल्यू भूल जाता कि 9×10⁻11 होती है। अभी पता नहीं सही बोल रहा हूँ, 9×10⁹ होती है, सॉरी। मतलब अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, कि अब वो रिवाइज किए हुए कितने दिन हो चुके हैं उन चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है कि हम चीज़ें वैल्यूज हम भूलने लग जाते हैं, और वहाँ पे जाके जब हम कंफ्यूज होते हैं ना यार, लगता है कि यार क्या कर लूँ, मतलब सब कुछ आता है मुझे और बस मैं 10 और 1000 वाला जो आंसर है उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू याद नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। सारा कैलकुलेशन हो चुका है, एक 5×10⁻2 है, एक 5×10⁻4 है। अब मैं आंसर क्या करूँ, क्योंकि मुझे के की वैल्यू कंफर्म नहीं थी। आर की वैल्यू क्या होती है, पास्कल में क्या होती है, एटमॉस्फेयर मतलब बार में क्या होती है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है। ये चीज़ आपको जितने भी कांस्टेंट है ना, उनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे। क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स में इसलिए बोला, लेकिन मैंने बोला है कि आप जो के की वैल्यू होती है वो इसमें क्या हो रही है, और कूलम में क्या हो रही है, और फिर ESU में क्या हो रही है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया। नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग। देखो, जो फॉर्मूला आप याद कर रहे हो ना, उसमें जो आपने किसके लिए क्या एब्रीविएशन यूज़ किया है, समझ में आ रहा है।
2/9 थीटा ईटा आर, ईटा जो वाला फॉर्मूला है यार, वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला, उसमें 2 डेंसिटीज़ होती हैं। अब उसमें आपने जो सब्सटेंस जो बॉल है उसका कौन सी डेंसिटी ली है, और अपने जो वॉल्यूम जो लिक्विड लिया है या जो फ्लूइड है उसकी कौन सी डेंसिटी है, लिक्विड नहीं बोलना चाहिए, फ्लूइड बोलना चाहिए, जबकि तो उसकी कौन सी डेंसिटी है। अब वो ऊपर है नीचे है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ें जब वहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना, छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन से रह जाता है, एग्जाम रह जाता है ना, बहुत बुरा लगता है यार कि ये क्वेश्चन होता तो ये एम्स में चला गया होता, ये क्वेश्चन होता इस कॉलेज में होता, ये क्वेश्चन होता तो कॉलेज मिल जाता। तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बातें याद आती हैं कि फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप एब्रिविएशन को क्लियर कर रखना है कि इसके यहाँ पे ऊपर में ये है और नीचे में ये है ना। देखो, मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा, इसको याद करने का तरीका क्या है, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, 15-20 फ्लैश कार्ड्स बना लो जो आपको फैक्ट्स, जो फॉर्मूला है या फिर कोई फैक्ट है या फिर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों की रिगार्डिंग क्या करना है, फ्लैश कार्ड्स बना लो। उसको मतलब छोटे फ्लैश कार्ड क्या है, पेस्टल शीट होती है ना, उनको काट लो। एक पेस्टल शीट में नहीं ज़्यादा तो कम से कम कितने बन जाएंगे, 4 फोल्ड करके 16 बन जाएंगे करीब, ठीक है, 16 नहीं तो 8 तो बन जाएंगे, एटलीस्ट 8 बन जाएंगे, ठीक है। उनमें फॉर्मूला लिखो एक तरफ, पीछे लिख उसका क्वेश्चन लिख लो कि किस चीज़ का इसके रिगार्डिंग का फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, और पीछे क्या लिखा K1Q2/r²। तो मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कर, किसी फॉर्मूले की रिगार्डिंग आप कर सकते हो, और फिर अपने आप से पूछो, उसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी कि इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और फिर जब बोल दो फॉर्मूला, फिर उसका पीछे देखो कि हाँ मैंने सही बोला कि नहीं बोला। अगर सही बोला तो ठीक है, ये हो गया, नहीं बोला तो उसको अलग से, बार बार जो नहीं हो रहा उसको अलग से रखो। फिर मतलब आपको समझ में आ जाएगी आपको कौन सी चीज़ याद है अच्छे से और कौन सी चीज़ याद करने में डिफिकल्टी हो रही है। सब सारे फॉर्मूले के लिए नहीं करना ये चीज़ आपको करना है वो पर्टिकुलर फॉर्मूला, फैक्ट्स या कॉन्स्टेंट के लिए जो आपको बार बार आप भूल जा रहे हो। समझ में आया? Now let's come to last 2 points. Go through PYQs and their formulas. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मस्ट है, किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है। और उसके जो फॉर्मूला है कि वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ है, कई बार मैंने बोला नहीं कि फॉर्मूला ही रिपीट होके आ जाता है, कि फॉर्मूला के जो फॉर्मूला रिपीट इन द सेंस मतलब फॉर्मूला के जो स्टेप्स होते हैं ना, फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं उनमें से एक स्टेप होता है ना वो आंसर में होता है। 4 ऑप्शन बने होते हैं, उसमें से बताना होता है कि इसमें क्या आंसर क्या आएगा। समझ में आया? इसलिए PYQs रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर लेना। अब ध्यान देना, अगर आपको पूरा चैप्टर तैयार हो गया है, चैप्टर आपको ये पता है कि हाँ मैंने चैप्टर को अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली, पूरी तैयारी कर ली है, तो उसमें आपको क्या करना है, NCERT समरी, जो फिजिक्स के हर चैप्टर के पीछे NCERT की समरी दी हुई है और पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया हुआ है, ये 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़ना है। अगर वो आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसकी हर एक लाइन समझ में आ रही, तो आप 100% कॉन्फिडेंट रहो कि आपका चैप्टर पूरा क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ चुकी है इस चैप्टर में। अगर आपको पीछे की NCERT समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर समझ में आ रहा है, और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा लैग हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट नहीं उस चैप्टर में। आप समझ में आया? आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी जितनी बातें मैंने बताई हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार गलती करते हैं और बार बार यहीं पर हम फंस जाते हैं। समझ में आया? बाकी आप जो सभी लोग कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक्स को क्लियर करके रखो और साथ में जो आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहो। ये जो तरीका मैंने बताया इन सबको फॉलो करो, और साथ में आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यार आप इस बार डेफिनेटली नीट क्रैक करके किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में घुस रहे हो, ठीक है। 15 दिन है, बहुत होते हैं 15 दिन, आराम से रिवाइज करो, मतलब घबराओ मत, बट जल्दी करो, एफिशिएंटली करो चीज़ों को, ठीक है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।